बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़म। आप सब गुड मॉर्निंग। सिमल आपको गुड मॉर्निंग। और इसके साथ साथ आज बताएं आपको कि बहुत से ममालिक में, सऊदी अरब समेत मगरबी ममालिक में आज से पहला रमज़ान जो है वो शुरू हो चुका है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला खैरियत से वक्त लेके आए और पाकिस्तान में लग रहा है कि कल शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन आज रोयत हलाल कमेटी बैठेगी और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि उसके बाद देखा जाएगा तमाम शहादतें वसूल होने के बाद कि रमज़ान मुबारक कल होता है या नहीं। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो जो आज रोज़ा रख रहे हैं। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और हम बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने शो का। और आज हम पॉलिटिकल सिनेरियोस तो डिस्कस करेंगे ही। पीडीएम टूट गई, टूट रही है, जुदा हो गए रास्ते, ये तमाम चीज़ें तो डिस्कस होंगी। लेकिन इसके साथ साथ कोरोना के बाद तेज़ी से जारी हैं, वो भी आज प्रोग्राम में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ और बहुत से इशूज़ हैं रमज़ान के हवाले से भी आज हम खुसूसन इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अभी नज़र डालते हैं टॉप स्टोरीज़ में। और सबसे पहले बात करते हैं टॉप स्टोरीज़ में पीपल्स पार्टी का पीडीएम के तमाम ओहदों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान और बिलावल भुट्टो का शो कॉज पर गैर मशरूत माफ़ी का मुतालबा भी सामने आया। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने सियासी खुदकुशी कर ली है, उनके जाने की खुशी हुई है। दूसरी टॉप स्टोरी आज के शो की हमारी रहेगी सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मरदमशुमारी के नताइज जारी। हुकूमत का सितंबर या अक्टूबर में नई मरदमशुमारी कराने का फैसला। वज़ीर आला सिंध का नताइज पर इख्तलाफी नोट। मुर्तज़ा वहाब का मामला पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान। और फिर अहम स्कैंडल, चीनी स्कैंडल। जहांगीर तरीन और अली तरीन आज FIA में तलब हैं। बरतानिया में जायदादों की मनी ट्रेल समेत दीगर सबूत साथ लाने की हिदायत की गई। इसके अलावा शो में आज बात करेंगे कोरोना वायरस की, जिसके सबब पाकिस्तान में मजीद 118 अमवात हुई। 24 घंटों में 4318 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए, जबकि मस्बत केसेस की रेशो जो है दैट वाज 8.54। माह मुक़द्दस का इस्तकबाल। रमज़ान बाजार सज चुके हैं। महंगाई के सताए आवाम के लिए रिलीफ है। चीनी 65 रुपये किलो, 10 किलो आटे का थैला 375 रुपये में दस्तयाब। जबकि फल, सब्जियां, गोश्त, खजूर, दालें, बेसन और करियाने का सामान रियायती नरखों पर मुयसर होगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रश पड़ चुका है। इन तमाम चीज़ों को आज हम शो में डिस्कस करेंगे। लेकिन बाकायदा आगाज़ हम करेंगे और सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हवाले से करेंगे जी के पीडीएम के हवाले से जो कल CEC का मीटिंग हुआ है पीपल्स पार्टी, उस मीटिंग में जो इजलास हुआ है उसमें तमाम ओहदों से उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। इसका मतलब कि अपनी राहें जुदा करने के लिए एक और स्टेप जो है वो उठा लिया। बिल्कुल। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि माफ़ी मांगी जाए, बिला मशरूत माफ़ी मांगी जाए ANP से और पीपल्स पार्टी से कि हमें शो कॉज नोटिस क्यों भेजे गए। और गुज़िश्ता इजलास में तो शो कॉज नोटिस फाड़ भी दिया गया था और अब ये कहा गया है कि माफ़ी भी मांगी जाए और तमाम ओहदे जो थे उनसे इस्तीफ़ा भी दे दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन के खिलाफ अपोजिशन की सियासत की हम मुज़ाहमत करेंगे। और साथ ये भी कहा कि PTI को दी गई तमाम जो 5 नशिस्तें थी सेनेट में उसका भी सवाल होना चाहिए। बिल्कुल, पंजाब में किस तरह से वो तय किया गया, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो कल बिलावल भुट्टो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंशन भी की। इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार सैफुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पीपल्स पार्टी की CEC की जो मीटिंग हुई कल, जो इजलास हुआ, इससे पहले शोकॉज नोटिस फाड़ा गया, फिर कल तमाम ओहदों से मुस्ताफ़ी हो गए। बाकायदा ऐलान तो नहीं किया पीडीएम से दूर होने का, बल्कि ये कह दिया कि बिला मशरूत हमसे माफी मांगी जाए कि हमें नोटिस क्यों भिजवाया गया। जी देखिए, मैं ये समझ रहा हूं कि पहले भी इसमें फॉल्ट लाइनिंग मौजूद थी पीडीएम में। हालांकि माजी की भी अगर आप अलायंसेस देखें, MRD, ARD, वो कामयाब भी रही और फिर बाज़ औक़ात ये होता था कि फौरी नताइज हासिल नहीं कर पाती थी, लेकिन वो एक मूवमेंट के तौर पे चलती रहती थी। और चूंकि मुश्तरका आपका एक हरीफ होता था तो उसमें अगर आप बहुत सी चीजों में एडजस्टमेंट्स कर लेते थे। अब पॉलिटिक्स नाम तो एडजस्टमेंट का है, पुख्ताकारी का है। अब यहाँ पे कोई देखा ये जा रहा है कि अब वो वापस पॉलिटिक्स मसलत की शुरू होगी। आपने अपनी इक़्तिदार को बचाने के लिए कहीं से अगर आपको लाइन मिलती है, कोई एस्टेब्लिशमेंट से मिलती है, कोई दीगर ऐसे जो पावर ग्रुप्स है वहां से मिलती है, तो आप उसके मुताबिक अपने मफादात को परस्यू करना शुरू कर देते हैं। उसमें कहते हैं पीडीएम जाए भाड़ में, जो भी है। पीपल्स पार्टी कह रही है मेरी सिंध की गवर्नमेंट बचे, जो इस्तीफे हैं वो एटम बम है, लास्ट रिसोर्ट है। अब देखें ना, ये कोई ऐसे हीले बहाने हैं एक चीज को
परस्यू करने के, कॉमन एजेंडा नहीं परस्यू करने के। सही, लेकिन रहमान साहब कॉमन एजेंडा पहले भी रहमान साहब कॉमन एजेंडा तो था ना, इमरान खान थे। कॉमन एजेंडा तो था कि हुकूमत के खिलाफ बात करनी है और इमरान खान की हुकूमत को भेजना है घर, लेकिन उसके लिए जो लॉन्ग मार्च और इस्तीफे और फिर जो तमाम पॉलिसी थी, आपको लग रहा है कि ये इस्तीफों के ऊपर बात सारी जो खराब हुई है अब दोबारा से पीडीएम जुड़ सकती है? क्योंकि कल मरीम नवाज साहब ने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब डिसाइड करेंगे क्योंकि वो बड़े हैं, या फिर ये अब राहें जुदा हो गई हैं फाइनली? नहीं, ये किसी हद तक राहें जुदा ही हैं। यानी अगर आप समझ रहे हैं कि दोबारा ये अलाइन हो जाएंगे, रीअलाइन हो जाएंगे, वो कोई अभी बड़ा दूर की बात है। क्योंकि मोमेंटम जब बनता है ना जी किसी मूवमेंट का या किसी तहरीक का, बाज़ औक़ात बनते बनते बनता है। उसके लिए एक कॉमन हरीफ होता है, आपका एक कॉमन मकसद होता है, एक मुश्तरका आपके अहदाफ होते हैं। वो जब अहदाफ आप हासिल नहीं कर पाते तो एक बददिली सी भी फैलती है, इंतशार भी आ जाता है। जिस तरह है फिर इंतशार का इस्तेसाल करने वाले यहाँ पे बहुत से स्ट्रक्चर मौजूद हैं जो बाकायदा किसी अगराज और मकासद के तहत काम करते रहते हैं। वो साल हर साल पूरा साल काम करते हैं राउंड द क्लॉक, और वो देखते रहते हैं कि कहाँ कहाँ पे अंदर क्लीवेजेस हैं, इंतशार है, दरारें हैं, उनको कैसे एक्सप्लॉइट करना है। फिर ये है कि हमारे यहाँ एक स्टेबिलिटी का भी फैक्टर है जिसका अक्सर जिक्र किया जाता है, जिसके नाम पर सिक्योरिटी स्टेबिलिटी के नाम पर बहुत सी मुदाखलतें भी होती रही हैं और वो ट्रैक रिकॉर्ड तो आपका सामने है। अब यह है कि चूंकि मुदाखलत का या आपको समझाने बुझाने का तरीकाकार जरा फर्क हो गया। बिल्कुल सही, आपने स्टेबिलिटी का जिक्र किया बहुत ज्यादा। जी सर साहब, आपने स्टेबिलिटी का जिक्र किया। यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी का भी बड़ा मसला होता है और हम देखते हैं कि माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि कॉन्टिन्यूटी जो है वो बरकरार रहे। जैसे आपने कहा कि टूट फूट का शिकार है, तो फिर जवाब शाहिद खान अब्बासी ने भी दे दिया कि ठीक है फिर खुदा हाफिज, पीपल्स पार्टी भी अपने स्टांस पर खड़ी है। अच्छा, ये तो हो गया ऑपोजिशन का सिनेरियो। वहीं पर अगर हम गवर्नमेंट साइड पर और खास तौर पर जहांगीर तरीन साहब का केस और उस मामले पर बात करें तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट खास से दबाव में लग रही है, क्योंकि बहुत से अरकान ओपनली, और ये भी कहा जा रहा है, कुछ जराई ये भी कह रहे हैं कि ढके छुपे अंदाज में जहांगीर तरीन को सपोर्ट कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, मैं समझता हूं। देखिए, जहांगीर तरीन जो थे वो तो बादशाह कर रहे हैं ना जी पीटीआई के। खास तौर पर उन्हें किंग मेकर कहा जाता है कि बहुत सी पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए, पार्टी का जो पोर्टफोलियो है, उसका सिनेरियो, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए वो अपने जहाजों को इस्तेमाल करते रहे हैं। और मुमकिन है क्योंकि हमारे पास इस तरह के बराह रास्त ट्रांजैक्शन के सबूत तो नहीं, लेकिन यह है कि मीडिया के पास ऐसे अपने जराए से खबरें तो आती रहती हैं। उसमें ले दे भी हुई, उसमें लोगों को तहरीस, तरगीब, फिर उसमें वादे अहद मुआहदे भी होते हैं कि जी आपको मिनिस्टर बना दिया जाएगा, आपका अपना मसला हल कर दिया जाएगा। तो इस जोड़ तोड़ में तो एज ए बिजनेस बार्गेनर बड़े, आपको पता, बड़े पॉपुलर रहे हैं और पॉलिटिकल बार्गेनर के तौर पे तो उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। पीटीआई में उनका एक अच्छा खासा हल्का नियाबत है और वो मेरा ख्याल है वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दबाव तो यकीनन है साहब। आपने मुझे कुछ चीजें और भी दिखाई दे। जी 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 कंटिन्यू कीजिए। जी, मुझे कुछ ऐसे लग रहा है कि चूंकि FIA नैब की निस्बत एक ऐसा इदारा है जिसको हुकूमत पुश बटन के जरिए कुछ भी हदायत जेर जमीन दे भी सकती है वक्त आने पे। तो देखे ना, अदालतों में केस चलने हैं, अदालतों में शवाहिद पेश करने हैं और प्राइमा फिशाई वो कहते हैं कि जी मेरे पास एविडेंस है, मैंने हर चीज दे दी है। अब बरतानिया के मेरे सेट्स पूछे जा रहे हैं, मैंने वो भी दे दिए हैं। अब अगर उनके पास हर चीज साबित है, लेकिन FIA कह रहे हैं अभी तक जमा नहीं कराए। देखिए ना, ये भी तो टू साइडेड स्टोरी है सैफ साहब। जहांगीर तरीन कहते हैं मैंने जमा करा दी है, FIA कहते हैं हमने आज मांगे है, जुमे को भी जमा कराने थे, नहीं करा सके। तो ये तो टू साइडेड स्टोरी है और इन्वेस्टिगेशन तो चलती रहती है। लेकिन जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि पॉलिटिकल इंपैक्ट उसका पड़ सकता है। नहीं, देखिए, पॉलिटिकल इंपैक्ट तो उनका अच्छा खासा बना है और वो अच्छे खासा एक रीग्रुपिंग भी हुई है अंदर। लेकिन मेरा ख्याल है चूंकि हमारे यहाँ ये जब इंतशार आता है तो बहुत सी और कुव्वतें भी मैदान में आ जाती हैं जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ द डे जो होती है उनको बहुत सी कुव्वतों की सपोर्ट, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, नहीं होता कि उसमें साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं शायद अभी तक तो इसलिए कि एक गवर्नमेंट जो वक्त की गवर्नमेंट है, हुकूमत है, वक्त जो होती है, फाइनेंसेस उसके बाद होते हैं, सॉवरेन गारंटीज दे के बाद मुल्कों के साथ मुआहदे, दिफाई मुआहदे, तस्वीराती मुआहदे, आपके बैनुल-अक़वामी डेलीगेशन। जैसे कि आपने जिक्र किया है कि बहुत सी कुव्वतें ऐसी होती हैं जिनका किरदार होता है, और हमने देखा है कि मुराद सईद साहब और फवाद चौधरी साहब भी अभी खामोश दिखाई देते हैं जो कि बड़े हामी थे जहांगीर तरीन के वक्त में। इसके अलावा 40 अरकान की सपोर्ट।
अब कुछ ऐसे अरकान भी हैं जो सोच रहे हैं अभी कि इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है इसमें, क्या वो साथ हैं जहांगीर तरीन के? क्या आपको लग रहा है ये कोई कन्फ्यूजन है? अगर ये कन्फ्यूजन दूर होती है तो फिर कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं जहांगीर तरीन पाकिस्तान तरीके से आपकी हुकूमत के लिए? देखिए, मैं मेरी बात थोड़ी तेज करने लगा हूँ, थोड़ा तुम तो तेज है, लेकिन बहरहाल आपका चैनल भी माशाल्लाह बड़ा मजबूत है, इसलिए कह देते हैं। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट किसी की सगी नहीं होती। देखिए, वो एस्टेब्लिशमेंट ने भी बहुत सी चीजों को, उनकी प्रायोरिटीज होती है। मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में 3-4 कोर्सेज किए हैं और वहां हमने उनको बड़ा करीब से स्टडी किया है। उन्होंने बड़े क्राइसिस सिनेरियो 1, 2, 3, 4 कॉन्टिजेंसी प्लान्स बनाए होते हैं, जिसमें वो देखते हैं चूंकि मुल्क की स्टेबिलिटी जो है वो भी बिल आखिर जाके उसका इन्हिसार आपकी मुल्क की दिफाई फोर्सेस पे होता है कि अगर कोई गदर मच जाए तो फिर उन्होंने संभाला देना होता है। इसलिए वहां पे प्रिवेंशन की भी तदबीर होती रहती है हर वक्त, वक्त से पहले कुछ ऐसी तदबीर कर ली जाए कि मामला ज्यादा गड़बड़ ना हो जाए। तो ऐसी चीजों पे जब आप एस्टेब्लिशमेंट की गेम खेलते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट बाज़ औक़ात आपको सिंध की गवर्नमेंट तो बचा देगी, एस्टेब्लिशमेंट आपको थोड़ा नरम मिजाज भी कर देगी, एस्टेब्लिशमेंट आपको कुछ और तरह से नवाज भी देगी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट आने वाले सिनेरियो के लिए और प्लानिंग करके बैठी होती है। अगर वो जरूरी नहीं कि एक ही घोड़े में बैठ करके ये तमाम चीजें सैफ साहब, ये तमाम चीजें तो तज्जिए हैं और बातें हैं, कुछ कयासराइयां भी होती हैं और कुछ पेशगोइयां भी होती हैं। सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिटेल, बट आई थिंक वक्त बता देगा कि होगा क्या। लेकिन जहांगीर तरीन के साथ जितने अरकान का नंबर जोड़ा जा रहा है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही नंबर है जो गवर्नमेंट को एज देता है, वो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट में हो या चाहे फेडरल में। हाँ, उससे ज्यादा ऑब्वियसली है, लेकिन जैसे कहते हैं ना 40 अरकान है तो 20 भी आ जाए तो मामला खराब हो सकता है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सिचुएशन होती क्या है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप हमारे साथ मौजूद थे और ये तज्जिया कर रहे थे, और आपने एक बात बोली कि आपका चैनल बड़ा स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग होने का हमें अक्सर खुमियाजा भी भुगतना पड़ता है, लेकिन हमेशा हमारी कोशिश होती है कि सहाफत का जो झंडा है ना वो बुलंद रहे और आप तक खबरें पहुंचाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मरदमशुमारी के हवाले से कल एक अहम बड़ा इजलास भी हुआ और उसमें एक बड़ा फैसला भी हुआ है कि मरदमशुमारी एक दफ़ा फिर से होगी, लेकिन जो 2017 में मरदमशुमारी हुई थी उसको एक तो आप जो है शाया भी कर देंगे, और जिसके भी तहफ़्फ़ुज़ात थे पीपल्स पार्टी के, खासकर सिंध के, वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश भी की जाएगी, और इसके साथ मरदमशुमारी एक दफ़ा फिर करा के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब ने तो इसके हक में फैसला दिया, लेकिन सिंध को इख्तलाफ था, इसके खिलाफ वोट भी दिया और इख्तलाफी नोट भी लिखा वज़ीर आला सिंध ने। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि अगर हम ये मरदमशुमारी नहीं मानते तो वी हैव टू गो बैक टू 90s और उसको देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी इसी को एक्सेप्ट करते हैं। बेसिकली ये एक जैसे कहते हैं ना कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई कि 5-6 महीने के बाद दोबारा करा देंगे, लेकिन अभी फिलहाल फॉर नाउ हम इसको मान लेते हैं। लेकिन असद उमर की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने ये ऐलान भी किया कि 10 साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हम फौरी बुनियाद पर करा देंगे, ऑडिट का कोई तरीका मौजूद नहीं है, इसका मंजूर या मुस्तरद कर सकते हैं, तो फिर हालिया को अगर हम मंजूर करते हैं तो बेहतर रहेगा, वरना 1998 में चले जाएंगे, जिस पर पीपल्स पार्टी को अभी भी इख्तलाफ है। और वो ये कह रहे हैं कि हम ये मरदमशुमारी नहीं मानते, हमारा इख्तलाफ मौजूद है और हम इस मामले को पार्लियामेंट तक लेकर बिल्कुल। तो अब इसका हल क्या है? पीपल्स पार्टी आइंदा क्या प्लान बना रही है और क्या डिमांड है पीपल्स पार्टी की फर्दर, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर पीपल्स पार्टी से शशि परीजो साहिबा, उनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया। ये जो कल बड़ा फैसला हुआ है कि मरदमशुमारी दोबारा करवा दी जाएगी, लेकिन पिछली को भी शाया किया जाएगा, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी, सुबह बखैर जी। ये सीसीआर में भी आपको पता है कि काफी दिनों के बाद ये चीज आई, क्योंकि ये कैबिनेट कमेटी बनाकर उन्होंने कोशिश की कि बाला ही बाला चीजें की जाए और वैलिडेशन जो है वो आईनी फोरम पर न हो। लेकिन आईनी फोरम पे भी जो एतराजात मरदमशुमारी के हवाले से रहे हैं, खासकर सिंध हुकूमत को भी, सिंध की दूसरी दीगर जमातों को भी। और आपको याद होगा कि जब ये प्रोसेस में थी 2017 में, तो उस पर बड़ा ही एक शोर उठा था सेनेट में, कौमी असेंबली में, और फिर सेनेट में एक हमने कमेटी भी बनाई थी। शायद खाकान अब्बासी साहब उस वक्त वजीर आजम थे, और एक फिर मुश्तरका ज्वाइंट लेटर भी राजा रफलक साहब, हमारे ताजदर साहब, दूसरी ने मिलकर किया। इसमें ये था कि 5% जो है वो रेंडम वे में जो है वो करके ब्लॉक वाइज करके देख लेंगे, फिर पता चलेगा कि ये कैसा प्रोसेस रहा है।
आपको पता है ऐसे भी देर हो चुकी थी मरदमशुमारी में। पाकिस्तान उन 2 या 3 सोमालिया या इस किस्म के मुमालिक में था जहाँ मरदमशुमारी ताखीर से, बहुत ताखीर से, आपको पता है इसका असर हर चीज पर पड़ता है, आपके NFC से लेकर हर चीज पर। तो बहरहाल अब ये है कि हमने इख्तिलाफी नोट लिखा है, हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। अब ये काम मौजूदा हुकूमत का है कि वो इस मामले को कैसे एड्रेस करती है। ये एक अहम चीज है, इसका रिजॉल्व होना चाहिए, इसको रिजॉल्व होना चाहिए। लेकिन अभी बीच का रास्ता निकाला जा रहा है सेनेटर साहिबा, और ये कहा जा रहा है कि 6-7 महीने वेट कर लें, दोबारा मरदमशुमारी हो जाएगी, लेकिन चुनाव इसी को मंजूर कर लें। मैंने सुनी ये चीजें हमारे लिए अहम होती हैं, हम कितने भी मसरूफ हों, पानी, NFC, मरदमशुमारी, वी बीन कीपिंग एन आई ऑल दोज थिंग्स, यू नो। सेनेट में भी थे तो हर पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट इन्हीं हवाले से होता था, तो इसमें ये इस तरह नहीं होता, इट टेक्स टाइम। और ये लास्ट 2017 वाली मरदमशुमारी आपको पता है, वो भी बार बार हमने कहा। आपको पता है कि पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स में सूबों की नुमाइंदगी तक नहीं थी, इस पर खुद मेरी रेजोल्यूशन थी जी। और फाइनेंस कमेटी में इसको कई महीनों तक मैंने परसू किया। आपके जो फंक्शनल उनका जो गवर्नेंस बोर्ड है उसमें भी नुमाइंदगी नहीं है। साहब, ये तमाम इश्यूज आपके वजह और इसकी वजह से ये सारा कुछ मसला अभी तक चल रहा है, तो फिर हल क्या है पीपल्स पार्टी के पास? क्या पुरानी ही अगर 98 की मरदमशुमारी पे जाना है NFC बोर्ड, या फिर क्या चाहिए? नहीं 98 की नहीं, 2017 में आपको याद होगा कि उन्होंने कार्बन कॉपी तक भी सूबों को नहीं देना चाहिए जी। यानी सूबे जहां ये हो रहा है मरदमशुमारी सेंसस हो रही थी, तो आप उन्होंने और पेंसिल से भी कई दफा जो है वो की गई, खदशात बड़े, बहुत खदशात बड़े हैं। और मैं फिर से बताती हूँ, यहाँ सिर्फ लिटरेसी रेट, मोर्टेलिटी रेट या इन चीजों में नहीं, आपके आदात शुमार चाहिए होते हैं, आपको NFC के हवाले से भी चाहिए होते हैं। आप जितना बार उठाते हैं, आपको रिसोर्सेस में पानी से लेकर सिक्योरिटी तक हर चीज में आपको, और फिर जो सीट्स है सूबों की नेशनल असेंबली में और दीगर जो आईनी फोरम है उसमें भी। तो ये ऐसा नहीं है कि ऐसी हवा में चीज है, इसमें ये जो बयान कर रहे हैं, ये जो ऑप्शन दे रहे हैं, ये हवा में लगता है। तो फिर हल क्या है? तो फिर हल क्या है? आपके पास क्या सोल्यूशन है? मैं वही आ रही हूँ कि 2017 में उन्होंने कहा था 5% जो है वो ये करेंगे, और उसमें वो सैंपल जो है वो मैच किया जाएगा, और फिर 19-20 का फर्क हो तो बंदा थोड़ा एक्सेप्ट कर ले। लेकिन उस पर सबके दस्तखत है, सारी पार्टीज के, PTI की भी दस्तखत है। उस हवाले से जो वादा किया गया था आपके पार्लियामेंट में, उसको क्यों नहीं डिस्कस किया जा रहा है? उसको आगे क्यों? वो कह रहे हैं ऑडिट का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, ऑडिट हो ही नहीं सकता। आप तो ये कह रहे हैं असद उमर साहब? हो सकता है, ये हुकूमत भागना चाह रही है इस चीज से। और आपको पता है कि सेंसस जो है ऐसी चीज ही नहीं है कि कुछ महीनों में फिर करके लास्ट सेंसस के होते होते भी कितना टाइम लग गया, कितना दबाव था, उसके बाद जो है कुछ न कुछ ये मुस्लिम लीग नून के दौर में ये चीज हुई थी, उसमें भी ये एतराजात उठे हैं। सही, उसमें भी एतराज़ात उठे हैं, और अब आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि SSC वलीजो साहिबा ये कह देना कि हो सकता है और गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म देखना है, मैकेनिज्म है या नहीं ये गवर्नमेंट ने तय करना है, बट लेट्स सी कि आने वाले वक्त में क्या होता है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी और इस मामले पर बात। एक मामला तो बिल्कुल ठीक है कि जब मरदमशुमारी ठीक नहीं होती या एतराज़ात होते हैं और आबादी की रेशो वो नहीं आती जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड है, तो बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। वो चाहे फैसिलिटीज की मद में हो, सिक्योरिटी की मद में हो, वो फंड्स की मद में हो, ये तमाम चीजें बहुत मैटर करती हैं। बिल्कुल, अब हमें ये देखना होगा कि आइंदा कितने महीने लगते हैं। अक्टूबर से पहले का कहा गया कि मरदमशुमारी का आगाज कर दिया जाएगा, जिसके ऊपर 1 साल से ज्यादा लग सकता है, और इसके बाद क्या तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे, NFC अवार्ड जो है किस तरह से मैनेज होगा, ये तमाम इशूज़ हैं। अब देखते हैं हुकूमत इसको कैसे सेटल डाउन करती है। बाकी सूबे तो मान गए हैं, सिंध अभी नहीं माना, सिंध को कैसे मनाना है। लेकिन इसके साथ साथ एक और मामला जिस पर अब हम आपको बताएंगे कि अहम एक एक्ट मंजूर कर दिया गया है, सिंगल विंडो एक्ट के हवाले से मुल्क में, पाकिस्तान में सिंगल विंडो एक्ट 2021 लागू कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि एक्ट लागू होने से सालाना $500 मिलियन और तजारती सामान की तरसील के वक्त में
बचत होगी। एक अहम इकदाम उठाया गया है हुकूमत की जानिब से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर अपने इस पैगाम में बताया कि हुकूमत ने इस्लाहाती अमल में एक और संगे मिल अबूल कर लिया है। पाकिस्तान सिंगल विंडो एक्ट 2021 के तहत दरामदाद और बरामदाद की राह हमवार होगी। सिंगल विंडो एक्ट लागू होने से सालाना $500 मिलियन तजारती सामान की तरसील के वक्त में बचत होगी। 4 रोज कबल सदर मुमलिकत ने भी पाकिस्तान सिंगल विंडो एक्ट 2021 पर दस्तखत कर दिए थे और इसके तहत तमाम चीजें जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही ऑफिस और एक ही सिंगल विंडो पर सॉर्ट आउट हो सकेंगी। यू वोंट हैव टू गो टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू गेट इट डन। जल्दी, स्पीडी, एक ही जगह पर जब काम हो जाए तो चीजें आसान हो जाती हैं। तो पाकिस्तान सिंगल विंडो एक्ट के तहत तजारत में आसानी के लिए खुद मुख्तार इदारा भी कायम किया गया है और इससे बाद दरामदात, बरामदात, ट्रांजिट, ट्रेड के लिए सहूलतें एक ही निज़ाम में मैसर होंगी और एक्ट के तहत इस इदारे के क़याम से कारोबारी अखराजात में कमी भी होगी। सरहद पार तजारत आसान बनाने और सामान की तेज तर तरसील में मदद मिलेगी और डाटा की बर वक्त प्रोसेसिंग, मेयारी खिदमात में बेहतर। और पाकिस्तान सिंगल विंडो एक्ट के तहत कायम इदारा गवर्निंग काउंसिल पर सेक्रेटेरिएट पर मुश्तमिल भी होगा। पूरा इंडिपेंडेंट एक अलग से इदारा जो है वो कायम कर दिया जाएगा जिसके तहत ये तमाम चीज़ें जो है वो फंक्शनल होंगी। एंड आई थिंक इट्स ग्रेट। आप किसी चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप उसमें आसानियाँ पैदा करते हैं और जैसे जैसे आसानियाँ आती रहती हैं उन चीज़ों में एक्सपोजर बढ़ता है। और ये जो बिजनेस होगी तो पाकिस्तान में बिजनेस को प्रमोशन भी मिलेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेहतर होगी, पाकिस्तान में मजीद इन्वेस्टमेंट भी आएगी क्योंकि अगर आप आसानी देंगे बिजनेस करने के लिए तो मजीद इससे बेहतरी आ सकती है। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। और जैसे कि हमने आपसे जिक्र किया प्रोग्राम के आगाज़ में कि कल से इंशाल्लाह रमज़ान पाकिस्तान में भी होगा। एक्सपेक्टेड अभी यही है क्योंकि सऊदी अरब में आज है तो यूजुअली एक दिन का ही फ़र्क आता है। तो जैसे ही माह रमज़ान का आगाज़ होना है तो फिर आपकी जहाँ पर शेख और नोश की जो ख़रीदारी है वहाँ वो तो हो रही होती है, लेकिन एक चीज़ जिसके बगैर हम समझते हैं कि रोज़ा इफ्तार नहीं होता वो क्या है? वो है खजूर। और सबसे पहले रोज़ा खोलने के लिए खजूर का इस्तेमाल जो है वो सुन्नत भी है और डॉक्टर्स और साइंस जो है इस चीज़ को एक्चुअली ऑथेंटिकेट भी करती है, प्रूव भी करती है कि खजूर जो पूरे दिन की आपकी शुगर लेवल लो होता है, एनर्जी डाउन होती है, आप एक खजूर जब इफ्तार में सबसे पहले खाते हैं तो वो एकदम से आपकी जो एनर्जी है वो बूस्ट अप हो जाती है। तो इसके बगैर तो इफ्तार तस्वुर नहीं है। और हदीस मुबारक भी है कि सहरी और इफ्तारी में खजूर के इस्तेमाल की तरगीब है। खजूर खाना, इसको भिगो कर उसका पानी पीना या इससे इलाज तजवीज़ करना सुन्नतों में शामिल है। अलगर्ज के इसकी लातादाद बरकतें और बेशुमार बीमारियों का इलाज इसमें मौजूद है। और वैसे तो खजूरों को सुपर फूड नहीं समझा जाता मगर ये सेहत के लिए किसी से कम भी नहीं है। ये सेहत को बहुत ज़्यादा फ़वाइद पहुँचाने वाला फल है जिसे हर एक को ज़रूर खाना चाहिए। जैसे कि खून की कमी इसमें दूर करने में मददगार साबित होता है। खजूर बेवक्त खाने की लत पर काबू पाने में मदद देने वाला मौसर जरिया भी है जबकि ये आयरन की सतह भी बढ़ाती है जिससे खून की कमी जल्द दूर करने में मदद फराहम होती है। खजूर के इस्तेमाल के हवाले से शुगर पेशेंट्स जो हैं उनको अलबत्ता ज़रूर एहतियात करनी चाहिए क्योंकि उसमें मिठास ज़्यादा होती है। तो एक जो लिमिट है उससे ज़्यादा खजूरें ख़ास तौर पर शुगर पेशेंट्स को नहीं खाने चाहिए। हड्डियों की सेहत बेहतर होती है खजूरों से और खजूरों में कार्बन भी मौजूद होती है जो हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाने में अपनी मदद फराहम करता है। एक और तहकीक में यह भी दरियाफ्त किया गया है कि खजूर में मौजूद मिनरल्स जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत बनाकर हड्डियों के भुरभुरेपन जैसे अमराज के खिलाफ भी लड़ता है और इसके साथ साथ निज़ाम में हाजमा में भी ये बेहतर होता है। हड्डियों में फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और इसके साथ साथ जो कि निज़ाम हाजमा के मुनासिब फ़ाल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और खजूर जो फाइबर रखता है अपने अंदर उससे कॉन्स्टिपेशन के मसाइल हल हो जाते हैं, आंतों की सरगर्मियाँ तेज़ हो जाती हैं। और एक रिसर्च में तो ये भी कहा है कि जो लोग रोज़ाना खजूर खाने के आदी होते हैं उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तमाम अफराद के मुकाबले में बेहतरीन काम करता है। ज़बरदस्ती। और इसके साथ साथ तनाव और डिप्रेशन से लड़ने में भी खजूर आपकी मदद कर सकती है। खजूरों में विटामिन B6 भी मौजूद होता है जो कि जिस्म में सेरोटोनिन और इसके साथ साथ दीगर जो आपकी मदद बनाते हैं मिनरल्स होते हैं जिससे दिमागी सेहत भी बेहतर हो सकती है। और फिर सेरोटोनिन मिजाज को रेगुलेट भी करता है जबकि तनाव के हवाले से भी इसे लड़ता है। और एक तहकीक में यह भी दरियाफ्त किया गया है कि विटामिन B6 की जिस्म में कम मिकदार और डिप्रेशन के दरमियान
ताल्लुक मौजूद होता है। यानी कि मेंटली आप रिलैक्स रहते हैं, डिप्रेशन को कम करता है इन अदर वर्ड्स। इसके साथ साथ जिस्मानी तवानाई भी बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स की मौजूदगी इसको बेहतरीन फल बना देती है। फिर इसमें शक्कर, ग्लूकोज जिस्म को फौरन तवानाई फराहम करता है और जिस्मानी तवानाई नहीं बढ़ाती बल्कि ये फल जो है इसे बरकरार रखने में मदद फराहम भी करता है। इसके साथ साथ हार्ट पेशेंट्स के लिए इट्स वेरी वेरी गुड, बिकॉज जितना फाइबर इसके अंदर होता है आपकी हार्ट डिजीज या आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, ट्राइग्लिसराइड्स की सतह और इसके साथ साथ तनाव में कमी आती है। ये दोनों अमराज कल्ब का बायस भी बनने में मरकजी अवामिल होते हैं। खजूरों में मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर की सतह कम करती है, जिससे फौलेज का खतरा भी कम हो जाता है, जबकि दिल के मसाइल से भी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है और फिर एक और बीमारी कैंसर का खतरा भी कम करता है। खजूरों को खाने की किसी को अगर आदत है तो वो आपको एक तो कैंसर से बचाता है और फिर इसके साथ साथ एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट इसका फ़ायदा है वो है जी मौसमी एलर्जी। जब भी मौसम चेंज होता है हम कहते हैं कि हमें एलर्जी हो गई, स्टमक ख़राब हो गया, फ्लू हो गया या स्किन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो अगर आप खजूरें इस्तेमाल करते हैं तो मौसमों की तब्दीली से लाहक होने वाली किसी भी किस्म की एलर्जी का खतरा कम हो जाता है और खजूरें जो है ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। वेरी नाइस। और इसके साथ साथ एक और चीज़ जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है जिस्मानी वज़न कम करना। मतलब अगर आपने वेट लॉस करना है तो खजूरों का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि इसमें फाइबर पेट को ज़्यादा देर तक भरे रखता है, जबकि ब्लड ग्लूकोज भी इससे कम होती है। इसके अलावा खजूरों में ऑक्सीडेंट्स जिस्म से जहरीले मवाद को खारिज करके हाजमा तेज़ करते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज़ हो जाता है। बिल्कुल, तो ये तो थे जी खजूरों के फायदे। और अब हम आ जाते हैं टिप ऑफ सीमल, जो टिप ऑफ द डे में हर चीज़ के बारे में बताती हूँ कि खजूरों के लिए क्या करना है। तो ज़्यादातर फायदे तो हमने सारे के सारे बता दिए हैं, लेकिन एक चीज़, दो चीज़ें मैं आज मेंशन करूँगी। एक तो अभी हमने जैसे रिसर्च में पूरा ये बाकायदा साबित हो चुका है कि सिर्फ इफ्तार में ही नहीं सहरी में भी खजूर खानी चाहिए। और यकीन जानिए कि अगर आप इस दफ़ा रूटीन बना लेंगे कि सहरी खाने के बाद आप एक खजूर अपनी उस सहरी का हिस्सा बना लेंगे तो सारा दिन जो है वो आपका बेहतर गुजरेगा, क्योंकि रोजे लंबे होते हैं, गर्मियों के रोजे होते हैं, डिहाइड्रेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं या एनर्जी लो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर आप खजूर का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा देर तक आपको एनर्जी फराहम करता रहेगा। उसके अलावा अगर आप इसका बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप खजूरों का शेक जो है वो बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स आल्सो वेरी गुड। तो टिप तो हमने सारी बता दी, तो मैंने सोचा कि दो चीजें और पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके साथ डेफिनेटली खजूर एक बड़ी ज़बरदस्त मतवाज़न ग़ज़ा है जिसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है और रोज़ों में तो अक्सर लोग करते भी हैं, लेकिन इसके अलावा भी रूटीन में आप इसका अपना हिस्सा बनाएं खुराक का। आगे बढ़ते हुए जैसे कि हमने शुरू में जिक्र किया था कि ये मामला इस वक्त जिस तरह से आप अशिया खुरनोश की खरीदारी करते हैं, तो रमज़ान बाज़ारों के हवाले से अगर हम बात करें, कल भी हमने बात की कि रमज़ान बाज़ार गवर्नमेंट की तरफ से सजा दिए गए हैं और वहाँ पर अशिया खुरनोश जो है कम रेट्स पर मिलेंगी। यूटिलिटी स्टोर्स अपनी जगह, लेकिन रमज़ान बाज़ार मॉडल बाज़ार का मकसद ये होता है कि आपको जो तमाम जो आपने चीज़ें खरीदनी है रमज़ान के हवाले से वो आपको सस्ते दामों मिल जाएं। तो फिर उसके साथ साथ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर आपने किस तरह से प्लान बनाया, इंप्लीमेंटेशन कैसे किए, क्योंकि असल सवाल वो बन जाता है। बिल्कुल। और आप देखें कि रमज़ान बाज़ारों का जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि अबूज़र बड़ी सस्ती चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं, आसान निर्खों पर मिल जाती हैं, तो लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा होता है। मतलब चीनी के ऊपर अगर आपको चीनी रमज़ान बाज़ार में 65 रुपीज़ पर केजी मिल रही है तो लोगों का फ़ायदा है, क्योंकि आम मार्केट में गवर्नमेंट ने रेट तय किया हुआ है 85, अदालत ने कहा था कि जी 80 रुपीज़ में दें और मिल रही है आपको 100 अराउंड में। रमज़ान बाजार में 65 में मिल रही है, लेकिन ओपन मार्केट में आपको 100 अराउंड मिल रही है। तो लोगों के पैसे बच रहे हैं, वो चाहे चीनी हो, वो चाहे आटा हो। होता है ना, पैसे बचाने के चक्कर में लोग फिर करप्शन शुरू कर देते हैं और एक शख्स जो है वो अपनी फैमिली साथ ले जाता है, जिसना कल भी डीसी साहब ने बताया था लाहौर के। उन्होंने कहा कि एक फैमिली से 4 लोग आते हैं और हर शख्स जो है अपने अपना थैला उठाता है, उससे नुकसान किसका होगा? अवाम का नुकसान होगा। अगर आप एक फैमिली 4 ले जाएगी थैले, आपने 4 खानदानों का नुकसान किया। आप अपना लेके हिस्सा जाएं और 2-4 दिन बाद फिर आ जाएं हिस्सा लेने अपना, लेकिन इस तरह ना करें कि आप इकट्ठा सामान ले जाएंगे तो लोगों का भी उससे नुकसान। That's the corruption we have in our society and I feel sorry but we have to admit it। ऐसा होता है, लोग नहीं बाज आते हैं, लोग नहीं ख्याल करते हैं, लेकिन प्लीज खुदारा इस चीज को चेंज करने की जरूरत है। अगर आप लोग सुन रहे हैं और आपने कभी ऐसे किया है या करना चाहते हैं तो प्लीज मत करें। दूसरों का हक खाकर आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। बहरहाल जी, लेकिन गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली मैकेनिज्म तय करना होता है कि कैसे वो मेक श्योर करें। तो 2 किलो से ज्यादा आपको चीनी नहीं मिलेगी और अब तो ये भी मैकेनिज्म तय कर लिया गया है कि वो आईडी कार्ड ट्रैक किया जाएगा, क्योंकि पहले भी आटा, चीनी, चावल, घी, ये तमाम वो अशियां हैं जिसके हवाले से उन्होंने कहा कि सिर्फ आपने यही नहीं खरीदनी, दीगर अशिया भी आप खरीदें। और यूटिलिटी स्टोर्स में खास कर ये कहा गया, उसकी वजह यही थी कि लोग सिर्फ ये चीजें खरीदते थे और अपना सिर्फ फायदा देखते थे, बाकी ओवरऑल चीजों को नुकसान पहुंचता था। तो अब देखते हैं किस तरह से गवर्नमेंट जो है उसको देखती है ओवरऑल। कल हमने जो मोबाइल रिक्शा के हवाले से बात की, वो भी बड़ी एक अच्छी चीज है।
है और उसका भी बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है। बिल्कुल, डीसी फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डीसी साहब वक्त देने के लिए। रमजान बाजारों की सूरत हाल क्या है फैसल में, और चूंकि सजाए जा चुके हैं और रमजान की आमद है, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है वहाँ पर? जी, रमजान मुबारक के हवाले से हमने 19 इस वक्त टोटल यहाँ पर रमजान बाजार जो है वो सेटअप कर दिए और वो फुली फंक्शनल हैं। वहाँ सबसे पहले हमारी 4-5 जो बुनियादी चीजें हैं उन पे गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी दी जा रही है, उसमें चीनी है जो 65 रुपीज के हिसाब से वहाँ मिल रही है। इसके अलावा बेसन पे तकरीबन जो मार्केट में हमारा डीसी रेट नोटिफाइड होता है उससे 32 रुपये सकता है। इसी तरीके से चने की दाल है, खजूर है, लेमन की डिमांड काफी ज्यादा होती है, वो भी मार्केट में तकरीबन कोई। लेकिन मोहम्मद अली साहब, जो आपने जिक्र किया है जिन चीज़ों का जो कि अशिया मिलेंगी, बड़ी अच्छी चीज़ है, मिलनी भी चाहिए, लेकिन फिर कोरोना के हवाले से SOPs और फिर जो अशिया वहाँ मौजूद होना, फिर मैकेनिज्म बनाना कि ये तमाम लोग जो है ड्यू जो जिनका राइट है उनको ये मिल भी जाए, उसके लिए क्या बनाइए प्लान? ये उसमें देखिए फिर हमारी ज़ाहिर मजबूरी होती है कि हम 1 किलो से ज्यादा किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि मार्केट में डिफरेंस काफी ज्यादा। तो हम ये भी नहीं चाहेंगे कि लोग यहाँ से चीज उठा के मार्केट में जाके बेच दें। तो वो SOPs के हवाले से एक तो हमने बहुत सख्ती ये की है कि बगैर मास्क के हमारे बाजार में कोई एंट्री नहीं है, और उसके अलावा फिर सोशल डिस्टेंसिंग को जिस हद तक मुमकिन है वो हम मेंटेन कर रहे हैं। बाकी शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ज़ाहिर है ये एक बड़ी डेडली वेव है, थर्ड वेव, इसमें एहसास जिम्मेदारी उनमें होना चाहिए और वो खुद भी कोऑपरेट करें गवर्नमेंट के साथ। बाकी ये कि हमारा वो जो वहाँ पर स्टाफ मौजूद है, मेक श्योर किया जाएगा कि कोविड SOPs को पूरा किया जाए और रमजान बाजार के हवाले से जितने वादे हैं वो भी पूरे हो सकें। थैंक यू मोहम्मद अली साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे DC फैसलाबाद। उन्होंने बताया कि किस तरह से वो मैकेनिज्म बना रहे हैं। हमें एक ब्रेक लेनी है, फिर मिलते हैं। नाज़रीन, हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस के केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं, वहीं पर लॉकडाउन के हवाले से खबरें तो आई, लेकिन अभी लॉकडाउन उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया ज़्यादा सख्ती, क्योंकि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहा जा रहा था कि सख्ती होगी। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है कि जो SOPs हैं उनको इंश्योर करवाया जाएगा कि वो फॉलो हों, और साथ साथ मजीद जहाँ जहाँ पर केसेस ज़्यादा आएंगे वहाँ पर सख्ती लॉकडाउन की जाएगी। बिल्कुल, थर्ड वेव का अगर जिक्र करें तो गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 118 अमवात हुई हैं और 24 घंटों में 4318 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मस्बत केसेस की रेशो जो है दैट इज 8.54। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बड़ी परेशान कर रही थी, अबू सर आपको याद होगा कि हम हमेशा ये फैक्ट्स एंड फिगर्स और नंबर्स बताते हैं ताकि लोग मुहतात हो जाएं। ऐसे में एक सिनेरियो बड़ा मैटर करता है, वो है एक्टिव केसेस का, और ये वो एक्टिव केसेस हैं जो बहुत हद तक कम हो गए थे। ओवरऑल केसेस तो थे ही थे, लेकिन एक्टिव केसेस आज जो गुज़श्ता 24 घंटों के मिलाकर हुए हैं दैट इज 75,266। 75,000 लोग जो हैं इस वक्त कोरोना में मुब्तला हैं पूरे पाकिस्तान में, और सेहतयाब लोग जो हैं उनकी टोटल तादाद 6,34,000 हुई है। लेकिन जो ये एक्टिव केसेस हैं वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में क्रिटिकल सिचुएशन में भी मौजूद हैं। जब हम ये बात कर रहे थे कि मेजर सिटीज जिसमें कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, जहां पर ये केसेस जो हैं वो हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट कर रहे हैं, तो सैचुरेशन पॉइंट रेस कर रहा है। दैट मीन्स कि ये जो थर्ड वेव है ये बहुत तेजी से एक तो फैल रही है, और दूसरा रिकवरी टाइम जो है वो ऐसा लग रहा है कि शायद ज्यादा है। बिल्कुल, रिकवरी टाइम भी ज्यादा है क्योंकि एहतियात नहीं कर रहे लोग, और इसकी वजह से केसेस भी बढ़ रहे हैं। फिर इसके साथ साथ जो मामला है वैक्सीनेशन का, उसका भी प्रोसेस तेज तर हो रहा है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि रमजान में और उसके बाद इसको ज्यादा तेज किया जाए। वैक्सीन सेंटर्स के हवाले से अगर बताएं, रमजान मुबारक के औकात भी जारी कर दिए गए। 2 शिफ्टों में काम होगा, सुबह 10 से 4 बजे और फिर रात 9 से रात 1 बजे तक। अब वैक्सीन किस तरह से लोगों तक जो है वो लगाई जा रही हैं, गवर्नमेंट किस तरह से कर रही है, रिस्पॉन्स कैसा है लोगों का, और अभी सिचुएशन कोरोना की ओवरऑल क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर UHS डॉक्टर जावेद अकरम साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जो सिचुएशन इस वक्त है थर्ड फेज कोरोना का, क्या कहेंगे? जो रिस्पांस है लोगों का, जो प्लानिंग है गवर्नमेंट की, आपको लग रहा है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या मजीद जो है हालात बिगड़ रहे हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली तो ऐसे को की तरफ मैं नहीं कह सकता। अभी तो हर आने वाला दिन पहले से बुरा होता है। अनफॉर्चुनेटली चाहे हम शरह देखें, चाहे एक्टिव केसेस देखें, चाहे ट्रांसमिशन देखें, तो अभी तो ये बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा। अल्लाह करे कि बहुत जल्दी ये जाना शुरू हो जाए। जहाँ तक वैक्सीनेशन का तल्लक है, वो भी अभी अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि अभी तो हम तकरीबन 1% पे भी नहीं पहुंचे और बहुत सारे मुल्क अपनी 50% आबादी को वैक्सीनेट कर चुके हैं।
तो ऑब्वियसली वहाँ भी गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि खाली गवर्नमेंट शायद ये बोझ ना उठा सके। तो मुखय्यर हजरात को जो कि पाकिस्तान में बाकी चीज़ों में तो हम बहुत पीछे हैं, लेकिन चैरिटी में अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत आगे हैं, तो उनको एक्सप्लॉइट करना चाहिए कि उनकी मुझे एक्शन में नहीं नज़र आ रहे। जो तंजीमें हैं जो चैरिटी की बहुत बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं। कल हमने एक इधर मीटिंग भी की, इजलास भी किया, उन तंजीमों को बुलाया और यही मैंने रिक्वेस्ट की कि वो इसमें बढ़ चढ़ के इस कैंपेन में हिस्सा लें, बिकॉज इसका डायरेक्टली नतीजा होगा बहुत सारी जानें बचने का और कंटेमिनेशन के ख़त्म होने का। ये जो ट्रांसमिशन है इसको किसी तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम किस तरह कम अज़ कम 50% आबादी, वैसे तो हमारा टारगेट तकरीबन 15.5 करोड़ लोगों का है जी। लेकिन जितनी जल्दी हम ये कर सकेंगे उतनी जल्दी हम ट्रांसमिशन लोकल कम कर सकेंगे। और जिन मुल्कों ने ये कर लिया है वहाँ ट्रांसमिशन, जैसे यूके है, उसने अपनी 60% आबादी को जब किया तो उनकी लोकल ट्रांसमिशन बहुत हद तक कम हो गई और उन्होंने अपनी चीज़ें परमानेंट बेस पे खोलनी शुरू कर दी। उनका मईशत भी बेहतर होनी शुरू हो गई और बहुत सारी जानें कीमती भी बचना शुरू हो गई। तो मेरा ख्याल है कि ये भी खुशाइन चीज़ है कि हमें अल्लाह ताला ने इस अंधेरी रात जो कि बहुत लंबी 16 महीनों पे बीत है, जिसमें तकरीबन 40 लाख के करीब जिंदगियां जा चुकी हैं, जिसको मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर कहता हूँ, इसकी एक रे ऑफ होप हमें नजर आ रही है। वो इफेक्टिव और सेफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नजर आ रही है। तो हमें मेरा ख्याल है सबको मिल के अपना अपना हिस्सा डाल के कोशिश करनी चाहिए कि हम जितने लोगों को भी वैक्सीनेट करा लें, चाहे वो हमारे मुलाजिमीन हों, चाहे कोई हमारे मुखय्यर हज़रात को चाहिए, वो लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते, प्राइवेट तो बहुत कम लोग अफोर्ड कर सकेंगे, औसतन 6 से 8 फैमिली मेंबर होंगे तो कैसे वो 10 या 12, 50,000, 60,000 कैसे वो निकाल सकेंगे। इन हालात में बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मेरा ख्याल है हमें चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को मुतहरिक करने की जरूरत है और कल हमने ये कोशिश भी की, उनको यही इकट्ठा किया सबको और किसी हद तक वो मोटिवेट भी हुई। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब। और ये आई थिंक ये दैट्स द स्पिरिट वी नीड कि हम भी अपना रोल प्ले करते रहेंगे, लोगों को अवेयरनेस देने में, वैक्सीन की अपडेट्स देने में, और आप अपना रोल प्ले करते रहिएगा, ना सिर्फ तमाम मुखय्यर हजरात को जगाने में बल्कि लोगों को वैक्सीनेट करने में भी। डॉक्टर साहब, एक बड़ा कॉमनली सवाल जो पूछा जा रहा है कि अगर वैक्सीन लगवा ली है तो उसका असर कितने अरसे तक रहेगा? क्या 6 महीने के बाद वो असर खत्म हो जाएगा, साल बाद खत्म हो जाएगा? क्योंकि अभी तक कोई ऐसी रिसर्च तो मौजूद है नहीं। तो बड़े लोग जो हैं, यकीन जानिए उनको कन्विंस करने में बड़ा मसला आ रहा है। इस तरह के सवाल जब वो करते हैं तो हमें खुद जवाब नहीं आ रहे होते। देखें, ये जो जवाब ये तो किसी को भी दुनिया में नहीं पता। मैं ये कह सकता हूँ आपको कि अभी कोई ऐसी वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हुई जो 100% इफेक्टिव है। जैनसाइनो 100% इफेक्टिव थी हमारी अपनी आबादी में, और वो इस चीज में 100% इफेक्टिव थी कि सीरियस डिजीज पर प्रोटेक्ट किया। तो यही बहुत बड़ी बात है कि मौत नहीं हुई और सीरियस डिजीज से 100% लोगों को प्रोटेक्शन हुई। 77% को प्रोटेक्शन हुई डिजीज ऑल टुगेदर। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है। अब ये कहना कि कब तक ये प्रोटेक्शन रहेगी, ये अभी तो हमें जो एक्सपीरियंस है वो 5 माह का है, 5 माह तक है, क्योंकि वो सिंगल डोज वैक्सीन है। अब जो जिसका ट्रायल अभी हम कर रहे हैं वो ट्रिपल डोज वैक्सीन है, और वो क्लेम कर रहे हैं कि वो 3 से 4 साल रहेगी, लेकिन ये क्लेम है, अभी एविडेंस नहीं है। मेरा अपना जो ख्याल है और ये परसेप्शन है, मेरे पास कोई साइंटिफिक डाटा नहीं है, कि हमें हर साल वैक्सीनेशन करानी पड़ेगी अगले 5 से 6 साल, और जब तक कि ये बीमारी हम ग्लोबली खत्म नहीं करते। देखें, इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हमारी नेशनलिस्टिक अप्रोच नहीं होनी चाहिए, किसी की भी, वो ग्लोबल अप्रोच होनी चाहिए। जब तक हम पूरी दुनिया में खत्म नहीं करेंगे ये प्लेनेट सेफ नहीं होगा। कहीं ना कहीं चाहे 100% को भी कर लें, इधर अगर कम है तो इसीलिए तो कोवैक्स बनाया उन्होंने, कोई हम पे एहसान नहीं किया। अमीर मुल्कों ने उन्होंने कोवैक्स बनाया ही इसीलिए। हमें चाहिए उसका भरपूर फायदा हासिल करें और अमीर लोग मुल्कों को कहें कि कोवैक्स के जरिए डिप्लोमेटिक चैनल्स को यूज करके
वैक्सीन डिप्लोमेसी यूज करके अपने लोगों को फौरी तौर पे हम इनके ये वीक पॉइंट को उजागर करके वैक्सीनेशन कराएं यहाँ पे। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि मजीद वैक्सीन और कोवैक्स का मकसद भी यही है कि पूरी दुनिया में लोगों को मिले और ग्लोबल बेनिफिट हो, सभी को हो। इसके साथ डॉक्टर साहब ये एक और मामला जिस पर लोग सवाल करते हैं कि जी हम कौन सी वैक्सीन लगवाएं। स्पुतनिक भी आ चुकी है, कैनसाइनो भी अब आ रही है पाकिस्तान में, साइनोफार्म ऑलरेडी है। तो लोगों के ऊपर जब ये सवाल आता है कि जी ऑप्शंस क्या क्या हैं, उनमें से कौन सी ज्यादा है, तो क्या सजेस्ट होना चाहिए, लोग किस तरह से जो डॉक्टर्स कम्युनिटी ये सजेस्ट कर रही है लोगों को? देखिए, स्पुतनिक प्राइवेट सेक्टर में आई और कैनसाइनो भी प्राइवेट सेक्टर में आ रही है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत थोड़ी डोजेज आई और अब खत्म हो चुकी है। लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में एग्जॉस्ट हो चुकी, वो तो 10-15 हज़ार डोजेज थी, खत्म हो गई। इस वक्त देखें जो आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करें। जो भी, अगर आप अबव 60 हैं तो जाके किसी भी साइनोफार्म लगाएं। अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं तो साइनोफार्म लगाएं। 50 तक अभी शुरू नहीं हुआ और आपको कुछ नहीं मिल रहा तो प्लीज खुदा के लिए अपने ट्रायल्स का हमारे हिस्सा बने कि एटलीस्ट आपको ये प्रोटेक्शन होगी। और गवर्नर साहब से लेके सब ने इसी तरह लगवाई है, बशमूल मेरी फैमिली और सब ने। हमने ट्रायल से हमने भी लगवाई थी कि आपके टेस्ट भी होते रहते हैं और आपको फॉलो अप भी किया जाता है। तो इस वक्त ये आपके पास चॉइस नहीं है, आपको जो भी वैक्सीन मिल रही है और जिस तरीके से मिल रही है, बैक बोरो स्टील मिल रही है तो करें। तो यही तरीका है कि इस वक्त तो जो आपको अवेलेबल है इस चीज में नहीं पड़े। कौन सी, सब वैक्सीन एक जैसी हैं तकरीबन, थोड़ा बहुत फर्क है। दे आर बेटर देन डूइंग नथिंग। बिल्कुल, बेटर देन डूइंग नथिंग, और यही वो कॉन्सेप्ट है जो हमें सबको बताना भी है। डॉक्टर साहब, अब एक और चीज जो वैक्सीन के अलावा चेन ब्रेक कर सकती है, दैट वाज कंप्लीट आइसोलेशन या लॉकडाउन, जिसके लिए बहुत तजावीज दी गई, लेकिन कल एनसीओसी ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि हम हाई रिस्क एरियाज में भी अभी मुकम्मल लॉकडाउन नहीं करेंगे और मॉनिटर करेंगे। क्या आपको लगता है कि इट्स अ गुड डिसीजन कि हम स्मार्ट लॉकडाउन के रहते हुए ही इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करें? देखिए, आइडियली तो यही होगा जो आप कह रहे हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन, लेकिन पाकिस्तान का कल्चर नहीं है। हम कोई भी कानून बनाते हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। और मैं समझता हूं कि कंप्लीट लॉकडाउन को कौन सी हमारे पास ऐसी एजेंसी है जो इम्प्लीमेंट कराएगी। हम बहुत छोटी छोटी चीजें नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे। इधर ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन, इधर प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है कल से क्या क़यामत बरपा है। यहाँ पे एक मजहबी जमात ने ही हमें टिक्की का नाच नचा रही है, तो इधर कैसे करेंगे आप ये चीज? तो देखें, हमें प्रैक्टिकलिटी भी देखनी है, हमें ग्राउंड रियलिटीज पता है कि हमारी ये जो हमारे पास इतनी कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो फिर हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल तो यही है कि इन अदारों को साथ लेके चलना पड़ेगा, वरना तो देख लें एक मजहबी जमात है, में भी 1%, आधा % भी ना हो वो लोगों की, लेकिन उन्होंने पूरा मुल्क पैरालाइज कर दिया। ऑक्सीजन नहीं मिल रही हमारे मरीजों को, एम्बुलेंसेज में लोगों की डेथ हो रही है। फिर इस किस्म के मुल्क में आप किस तरह इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं जबकि डिसिप्लिन नहीं है? वो यूके वगैरह में हो सकता है जहाँ पे बहुत ज्यादा डेटरेंस है और एजुकेशन लेवल है और गवर्नेंस बहुत स्ट्रांग है वहाँ। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल सही, और लोगों को भी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करना चाहिए। गवर्नमेंट को मजीद बेहतर प्लानिंग करनी चाहिए। वैक्सीन लगवाएं, कोई भी हो, जो भी आपको अवेलेबल हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने सजेस्ट किया वॉलंटियर्स जो हैं वो भी आगे आएँ। इसके साथ जो लोग फलाही कामों में हिस्सा ले रहे हैं वो भी आगे बढ़कर लोगों को मदद करें कि वो वैक्सीनेट हों, और फिर गवर्नमेंट थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बिहेव करे, क्योंकि लोग तो जो कर रहे हैं रिस्पॉन्स SOPs को लेकर वो काफ़ी परेशान को। बिल्कुल, और इसमें एक बात उनकी बिल्कुल ठीक थी कि अगर आप गवर्नमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पा रहे बिकॉज ऑफ योर एज, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि आप अपनी पूरी फैमिली को वैक्सीन कराएं, तो फिर आप ट्रायल्स का हिस्सा बन जाएं जो UHS मुसलसल कंडक्ट करा रहा है। और आपको याद होगा कि कैनसाइनो जो वैक्सीन है वो UHS के ट्रायल्स के बाद ही अप्रूव हुई, अब अवेलेबल है, प्राइवेटली आने वाली है। और इसके बाद अब एक और ट्रायल जो UHS में चल रहा है, तो आप जाइए, उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जाना है, अपने आप को रजिस्टर कराना है और वो आपको वैक्सीन लगा देंगे। फॉलो अप भी रखते हैं, टेस्ट भी आपके कराते हैं, उसके अखराजात भी उठाते हैं। तो आई थिंक वी शुड बी पार्ट ऑफ ट्रायल्स। और वही बात कि किसी भी किस्म की वैक्सीन हो लगवानी चाहिए, दैट्स
दैट्स द ओनली वे जो आप अपने आप को बचा सकते हैं। और यही तरीका है जिंदगी बचाने का और लोगों की जिंदगी बचाने का। फिर इसके साथ साथ एक और मामला जिस पर आप सब कल परेशान हो गए होंगे, क्योंकि कल बात हुई बड़ी खुशी में कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के साथ पहला T20 जीत गया, लेकिन अब एक बार फिर वही मामला कि पाकिस्तान दूसरा मैच हार गया। बड़ी आसानी से ऐसे लगा कि पाकिस्तान ये मैच हार गया, क्योंकि 141 का टारगेट जो बनाया गया था वो शायद इतना था नहीं T20 के लिए, और बड़े आसानी से 6 विकेट से साउथ अफ्रीका ने ये मैच जीत लिया। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थोड़ी एवरेज सी थी, पहले T20 में बड़ा जबरदस्त आउटशाइन किया, लेकिन दूसरे T20 में साउथ अफ्रीका ज्यादा अच्छा खेल गया। वही 2 मैच पड़े तो परेशान नहीं होना, आपने अपना स्पोर्ट्स एनालिस्ट बन के पूरा तज्जिया कंप्लीट कर लिया हो तो मैं कुछ रिएक्शन देना चाह रही हूँ, और मैं अपना मुंह छुपाना चाह रही हूँ कि कल मैं बोल रही थी ये आई डोंट वांट टू से इट, नजर लग जाएगी। और फवाद ने भी मुझे बोला, आपने भी बोला कि इट्स ओके, यू बीन सेइंग इट एंड वी बीन परफॉर्मिंग गुड, बट क्या हुआ आज नजर लग गई मेरी, और आइंदा मैंने बात ही नहीं करनी है। अगले 2 मैचेस जो है ना आपकी नजर नहीं लगेगी, क्योंकि हमारी ये मैं कहूंगी कि अच्छा नहीं खेल रहे, रमजान की वजह से हमारा प्रोग्राम नहीं होना, तो लिहाजा अगले 2 मैचेस में नजर नहीं लगेगी। अच्छा, कल के मैच में बाबर आजम अच्छा खेले हैं जी, 50 रन की इनिंग खेली उन्होंने। दिगिल खिलाड़ी में मोहम्मद रिजवान डिसअपॉइंट कर गए, 0 पर 8 हुए। शर्जील खान ने 8 किया, मोहम्मद हफीज ने अलबत्ता 32 स्कोर जरूर किए। हैदर अली ने 12, फहीम अशरफ 5, हसन अली 12 और मोहम्मद नवाज 2 और शाहीन शाह अफरीदी ने 2 रन बनाए। तो कंबाइंड रन जो है वो हम नहीं 140 तक लेकर जा सके। 140 तो हमने बना लिए थे, उनके लिए चेजेबल वो हो गए, बड़े आराम से उन्होंने चेज कर लिया। सो द पॉइंट इज कि कुछ भी कोई बात नहीं, अभी 2 मैच पड़े हैं, परेशान नहीं होना। आपकी जो उम्मीद है वो पाकिस्तान टीम से रहनी चाहिए, क्योंकि हमने हमेशा देखा कि पाकिस्तान की टीम अच्छा खेली। T20 पाकिस्तान अच्छा खेलती है, वनडे ऑलरेडी जीत कर हम आए, टेंशन नहीं लेनी। एग्जैक्टली, दिन नहीं था, वो ज्यादा अच्छा खेल गए। अगले 2 मैचेस हैं और अच्छा परफॉर्म करें, जो कमियां हैं उसको देखें, और इंशाल्लाह पाकिस्तान मजीद बेहतर रिजल्ट्स लेके आएगा अगले 2 मैचेस में। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और रमज़ान की आमद है, और रमज़ान में जैसे हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि बहुत सी चीज़ों को डिस्कस कर लेना चाहिए, वो बड़ा ज़रूरी होता है। रमज़ान और रोज़ों में साइकोलॉजिकल, फिजिकल, स्पिरिचुअल जो इम्पैक्ट्स आते हैं उनको डिस्कस करना, और फिर अक्सर हमारी कोशिश होती है कि हम डाइटरी प्लान को भी डिस्कस करें ताकि लोग ईजी होकर, रिलैक्स होकर अपने रोज़े जो है वो इंजॉय कर सकें। और साथ साथ जैसे ही रमज़ान की आमद होती है तो फिर एक साइकोलॉजिकल उसका इम्पैक्ट होता है, लोग उसकी तैयारी करते हैं, फिर जो रमज़ान गुजारते हैं वो भी एक दूसरे की मदद करना, जो आपके अंदर इसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा हो जाता है, ये तमाम पहलू आपके रमज़ान से जुड़े होते हैं। और अक्सर हमने देखा है कि रमज़ान में लोगों का जो होता है ईमान का जज्बा मजीद बढ़ जाता है। बिल्कुल, ये होता क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है? फिर जो रोज़ा गुजारने का तरीका, एक दूसरे का एहतराम करना, इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर राफिया रफ़ीक साहिबा हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। साइकोलॉजिस्ट हैं और बड़ा ज़बरदस्त इस टॉपिक पर अबूर हासिल है उनको। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। तो जैसे कि हमारा टॉपिक भी है कि रमज़ान की आमद है, तैयारी लोग बेसिकली करते हैं रमज़ान की, साइकोलॉजिकल उसका इम्पैक्ट आपको मेरा ख्याल है 15 शुबान से शुरू हो जाता है कि जी रमज़ान आने वाला है, तैयारियां शुरू हो गई हैं। और मेरा ख्याल में क्योंकि अब वी आर पासिंग थ्रू पैंडेमिक टाइम्स, तो लोग वर्चुअली जो एक दूसरे को विश कर रहे हैं वो भी एक तरह का हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। आप जब सोशल मीडिया पे एक दूसरे को विश करते हैं उसकी एक बड़ी पॉजिटिविटी और वो बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है हम लोगों के ऊपर। तो मेरा ख्याल में तैयारी यू आर वेरी राइट, 15 दिन पहले से, बल्कि कुछ लोगों ने तो इससे पहले से ही तैयारी शुरू कर दी, बिकॉज वी ऑल नीड कि एक मेंटल रेपर्टोर में भी आना, क्योंकि एकदम इतने खाते पीते रहते हैं हम लोग और फिर एकदम हम लोगों ने अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में लाना है, वो उसके लिए साइकोलॉजिकली भी फिजिकली भी एक तैयारी की जरूरत होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जहाँ पर पॉजिटिव चीजें होती हैं वहीं पर लोग फिर ये भी डिस्कस करते हैं कि उनकी रूटीन चेंज हो जाएगी, रमजान रूटीन्स और होती हैं, टाइमिंग्स और होती हैं। सो कैसे मैनेज किया जाए कि आप मेंटली पुरसकून रहें, आपने अपने काम भी करने हैं, क्योंकि सब कुछ छोड़ छाड़ के कमरे में बंद होकर तो बैठ नहीं जाना, हर चीज साथ चलती है। ये एक रमजान की एक प्लानिंग में थोड़ी सी एंजाइटी ज़रूर होती है और ये बहुत कॉमन है, हर एज ग्रुप को होती है। जैसे फीमेल्स जो हाउसवाइफ्स हैं उनको ये एंजाइटी होती है कि हमने कैसे टाइम मैनेजमेंट करनी है। फिर जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जाहिर है मे बी अगर 1 घंटे की क्लास है 45 मिनट्स में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन उसमें भी उनकी टाइम मैनेजमेंट है और किस तरीके से सहरी में कितने बजे उठना है। तो इट ऑल रिक्वायर्स योर साइकिक एनर्जी कि आप उसको पहले से ही जो है अपने माइंड में, अपने कॉग्निटिव स्कीमाज में लेके आए और हमने किस तरह, और अगर जब ये आहिस्ता आहिस्ता एंजाइटी
सी पहले दूसरे तीसरे रोजे के बाद फेड आउट करना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम फिर प्रैक्टिकल उसकी इम्प्लीमेंटेशन बिहेवियरल लेवल पे आ जाते हैं। पहले हम साइकोलॉजिकल लेवल पे, जैसे आज हम बैठे हैं, हम लोग बहुत से लोग चाहे ना भी हम लोग अपने आप को शो करें, लेकिन वी आर अ बिट एंग्शियस कि ये रमज़ान कैसा होगा, इसमें हम लोगों ने खाना पीना नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, और तरह के फैक्टर्स हैं। अगर बाजार 6 बजे बंद हो रहे हैं तो हमने किस तरीके से कोप करना है। तो हम सब लोग मेंटली इस चीज को जो है इसकी प्रिपेयर्डनेस की तरफ आ रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मेंटली हम प्रिपेयरनेस की तरफ आ रहे होते हैं। ऐसे लगता है रमजान में अक्सर लोगों से कोई ज्यादा काम करवा लिया जाए तो कहते हैं मेरा रोजा मुझे तंग ना करो, मेरा रोजा मुझे ऐसे ना कहो। ये क्या वजह है? साइकोलॉजिकली आप एग्जैक्टली, बिल्कुल जी। देखें, हम लोग ना, हमारी लर्निंग थ्रू डिफरेंट कह लें मोड्स होती है। एक लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग होती है। बचपन से कंडीशनिंग लोगों की हो जाती है कि रमजान में थोड़ा काम करना है, रमजान में जो है अब जो ज्यादा वक्त जो है वो रेस्ट करना है, कुरान पढ़ना है, ये अपने जो है डिफरेंट काम, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी कम करनी है। लेकिन इंटरेस्टिंगली रिसर्च सपोर्ट करती है कि जो रमजान में मेंटल अलर्टनेस बढ़ जाती है, मेमोरी बढ़ जाती है, आपकी अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है। और ये सब चीजें जो है लोग पता नहीं इस बात को क्यों नहीं नोटिस करते, क्योंकि एक आपकी डाइवर्जन कम हो जाती है। आपने सुबह उठना है, ब्रेकफास्ट के लिए आपका टाइम लगता है, फिर आपका दोपहर का खाना, ये जो 2 मील स्किप होते हैं बीच में, आपके पास प्रॉपर टाइम होता है। तो उस टाइम को हम पॉजिटिवली प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाने में, कुरान शरीफ पढ़ने में, जो भी हमें दीनी तौर पर जो हम कर सकते हैं, नवाफिल हैं हमारी या नमाज रोजा, जो भी हम नमाज पढ़ रहे हैं, शेड्यूल बना के जी शेड्यूल कर सकते हैं। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंगली जब हम एक एक्टिविटी शेड्यूलिंग करते हैं, जो कि हम अपने कई दफा क्लाइंट्स को भी कहते हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, कि आप अपनी डेली लाइफ को शेड्यूल करें। जिन लोगों की शेड्यूलिंग नहीं प्रॉपर होती, दे एंटर इनटू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, और उनकी एंजाइटी लेवल हाई होता है, डिप्रेशन, जो लोग प्लान करके चीजें चलते हैं। डॉक्टर साहब, यहीं से हम बात कंटिन्यू भी करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अल्लामा डॉक्टर रागिब नईमी साहब ने, और चूंकि हम रमजान की आमद को ना सिर्फ जश्न के तौर पर मनाते हैं, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ पूरा महीना अगर आप इंजॉय करते हुए लुत्फ उठाते हुए अल्लाह ताला की बारगाह में इबादत करेंगे और तमाम वो फराइज सर अंजाम देंगे, तो ज्यादा उसकी जो फीलिंग है वो आपके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के ऊपर भी आएगी। अल्लामा डॉक्टर रागिब नईमी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। रमजान की आमद है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो ये बताइएगा। 1442 हिजरी का माह रमजान इंशाअल्लाह ताला आज रात में पाकिस्तान में उसका चांद नजर आ जाएगा, और कल पहला रोजा इंशाअल्लाह में पाकिस्तान रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन क़द गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने माह रमज़ान के रोजे ईमान और एहतिसाब की कैफियत में रखे, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देता है। गुनाहों की मग़फ़िरत का माह रमज़ान से बढ़कर कोई और महीना नहीं है, और इस महीने की तमाम तर अहमियत को समझते हुए हमें माह रमज़ान को इस तरह गुजारना है कि हम बेहतरीन तरीके से इसके एक एक लम्हे से इस्तेफादा करते हुए अपने लिए नेकियां लिखवाने में कामयाब हो जाएं। टोटल टाइम जो हमारा रोजा में गुजरना है, मैं कैलकुलेट कर रहा था, 444 घंटे और 28 मिनट का है। तो ये 444 घंटे हैं, ये अगर सही तरीके से ऑब्जर्व कर लिए जाए, क्योंकि रोजा जो है जब बंदा हालत रोजा में है तो वो मुकम्मल तौर पे इबादत के अंदर है, और अल्लाह ताला का बड़ा लुत्फ करम है कि इबादत में उसे जिक्र इबादतों का भी मौका मिल जाता है। यानी वो रोजे की इबादत में नमाज की इबादत भी कर रहा है, कुरान करीम की तिलावत करने की इबादत भी कर रहा है, हत्ता कि अगर वो रोजे की हालत में जिक्र अस्कार और वज़ाइफ कर रहा है और अपना बैठा दुकान पे शॉप अपना कारोबार भी कर रहा है, तो कारोबार की इबादत की हालत नहीं कर रहा है। इस प्रकार से देखा जाए तो ऐसी इबादत और नजर नहीं आती है कि इबादत के कैफियत के अंदर कोई और अपना ज़ाती काम कर लिया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि हमें हैसियत कौम रोजे की मुसलमान रोजे की इस आने वाले महीने की सही तरीके से ताज़ीम और तौक़ीर के लिए अपने आप को न सिर्फ तैयार करना चाहिए, बल्कि इसकी तौक़ीर भी करनी है कि अल्लाह ताला का मेहमान महीना है, और इस मेहमान महीने की जितनी भी ताज़ीम और तौक़ीर करेंगे
बिल्कुल इसका फायदा होगा। अल्लामा साहब इंशाल्लाह की आग से निजात का बाइस बनेगा। अल्लामा साहब आपकी बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इस महीने का फ़ायदा उठाना चाहिए, अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है। तो फिर आपने जिक्र किया कुछ ऐसे अफराद का जो कि कारोबारी हैं या फिर अपने दीनी मामलात के साथ साथ दुनियावी मामलात भी चलाते हैं। आप बताइएगा दुनियावी मामलात में अगर हम बात करें झूठ की, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की और कारोबार में काफ़ी मामला देखे, लोग जो करप्शन करते हैं वो रूटीन में रहता है, रोज़ा रखा हुआ है, बाकी काम सारे जो हैं वो गलत भी कर रहे हैं साथ साथ, उनको क्या कहेंगे आप, किस तरह से मैसेज देंगे कि अपनी ज़िंदगी में कैसे बेहतरी लेके आ सकते हैं? देखिए, इबादत के अंदर कोई भी ऐसा काम जो कि अखलाकी एतबार से मुनासिब नहीं है या जिसकी ममानियत आई है, इबादत के अंदर वो काम करना ज्यादा नुकसान का बाइस है, उसके ऊपर ज्यादा बुराई लिखी जाएगी और यकीनी तौर पर वो कैफियत और वो हालत रोजे की मुनाफी होगी। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम ज़्यादा कौल सूरी, जिस आदमी ने झूठी बात कहना ना छोड़ी तो अल्लाह ताला के लिए कोई हाजत नहीं है कि उसका खाना पीना और जो उसका अपने आप को रोक के रखना है, इसके अल्लाह ताला को कोई हाजत नहीं है उसका। यानी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनका भूखा और प्यासा रहना, भूखा और प्यासा रहना ही है, रोजा नहीं तस्वुर किया जाएगा। इसलिए रमजान के रोजे की हालत के अंदर ज़ख़ीरा अंदोज़ी से अपने आप को बचाना है, बेजा लोगों को तंग करने से अपने आप को बचाना है। और ख़ास तौर पर यह कहूँगा कि बगैर किसी वजह के, बगैर किसी इल्लत के वो सारे काम जो कि मुकालमात के जरिए हो सकते हैं, उसके लिए सड़कों को ब्लॉक भी नहीं करना है। और रोजे की हालत अगर देखी जाए तो आइंदा आने वाले वक्त के अंदर ज़ायक़ात गर्मी भी बढ़ रही है, तो इससे तो लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जो किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं है। बिल्कुल सही। मौलाना रागिब नईमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अलामा डॉक्टर रागिब नईमी हमारे साथ मौजूद थे और अलामा साहब की एक बात बिल्कुल दुरुस्त है अबूज़र कि हमें रोज़ा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं है, हमें अपने नफ्स को कंट्रोल करना है, अपने तमाम जो आदात हैं, जो एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करना है और सबसे बढ़कर हकूक अल्लाह के साथ साथ हकूकुल इबाद के ऊपर फोकस करना है। और अगर आप हकूकुल इबाद बेहतर तरीके से निभाएंगे तो यकीन जानिए कि अल्लाह ताला खुद ये कि वो हकूक अल्लाह की माफ़ी जो है वो आपको दे देंगे। बिल्कुल। इसके साथ साथ जैसे कि प्रोफेसर डॉक्टर राफिया साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद भी बात करेंगे रमज़ान में साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल इम्पैक्ट्स क्या होते हैं एक शख्स पर। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर असद उमर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उतनी वो नहीं कर पाए। अमेरिका जो है वहाँ पर बड़ी तादाद में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन अमेरिका खुद अब एक बड़ा मुल्क है, वो बड़ी तेज़ी से अपने मुल्क की वैक्सीनेशन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से वैक्सीन बाहर जो है वो बहुत कम तादाद में या ना होने के बराबर जा रही है। तो यूरोप भी बाहर से खरीदने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका से आ कुछ नहीं रहा। तो तमाम दबाव जो है इस वक्त, ज़्यादातर दबाव जो आ गया है वो है चाइना सबसे बड़ा सोर्स है इस वक्त, और चाइना के बाद भारत दूसरे नंबर पे है और फिर रशिया है। रशिया की निस्बतन काफ़ी कम है, चाइना सबसे ज़्यादा और फिर भारत है। उसके अंदर ज़ाहिर है तमाम मुल्क जो हैं वो अपने अपने शहरियों के लिए वैक्सीन लेने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान भी उनके अंदर शामिल है। और तमाम मुल्क ही ऐसे हैं कि जहाँ पर जितनी वैक्सीन की ख्वाहिश है ममालिक की कि वो ले सकें उससे कम मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वैक्सीन आई, लोगों को लगनी शुरू हो गई है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि तकरीबन 13 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुकी है हमारी। इस वक्त कल रात तक हमारे पास जो वैक्सीन दस्तयाब थी वो 9 लाख से ज़्यादा वैक्सीन अभी दस्तयाब हैं। रोज़ाना अगर मैं देखूं तो तकरीबन 60 से 70 हज़ार वैक्सीन इस वक्त लगाई जा रही हैं। इसके अंदर तकरीबन आप समझ लें 40 और 45 के दरमियान जो है वो पहली डोज होती है लोगों की, और बाकी जो है वो दूसरी डोज के लिए लोग वापस आते हैं। तो वैक्सीन मुल्क के अंदर मौजूद है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि इससे ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हो, ताकि हम इसके अंदर और भी तेज़ी कर सकें। इस वक्त जैसे मैंने अभी कहा कि 60 से 70 हज़ार रोज़ाना यौमिया हमारी वैक्सीनेशन हो रही है, और हमारी कोशिश ये होगी कि ईद के बाद हम इस तादाद को बढ़ाकर
1.5 से 2 लाख रोज़ाना तक हम ले जाएं, यानी इसके अंदर 2 से तकरीबन 3% तक इजाफा करने की हम कोशिश करेंगे। जो आपको पता है कि इस बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, जो कोविड है, इसकी वबा किसी उम्र के भी इंसान को लग सकती है, लेकिन ये ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो जितने ज़्यादा लोगों की उम्र ज़्यादा है उतना ज़्यादा ख़तरा है उनके लिए इस बीमारी का। नौजवानों को ज़्यादातर जो है वो बीमारी होती भी है तो वो कोई बहुत उसके ऊपर संजीदा, तकरीबन सबके ऊपर, कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनके ऊपर तो बहुत बड़ा असर नहीं होता और गुजर जाते हैं इस बीमारी से और फिर अल्हम्दुलिल्लाह से एहतियात हो जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है 50 के बाद थोड़ा बढ़ना शुरू होता है जो जानी नुकसान है, 60 के बाद उसमें काफ़ी इजाफा नज़र आता है और फिर ज़ाहिर 70 में और ज़्यादा और 80 में और ज़्यादा। इसीलिए जब वैक्सीनेशन की गई तो सबसे पहला काम तो हमने ये किया था कि सबसे पहली तरजीह हमारे लिए थी कि वो हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं जिन्होंने लोगों की हिफाजत करनी है। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस जहाज़ में जब हम सफ़र करते हैं तो वो आपको जब ताकीद करते हैं कि अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई, ऑक्सीजन का मास्क जो गिरेगा तो पहले आपने खुद पहनना है और फिर कोई बच्चा आपके साथ है तो उसकी मदद करनी है। तो वो आप समझ लें ये उसी मिसाल की तरह है। तो हेल्थ केयर वर्कर्स ने, क्योंकि वो इस वक्त 6,40,000 हमारे हेल्थ केयर के वर्कर्स रजिस्टर हुए थे, इन 6,40,000 जो हैं उन्होंने बाकी 22 करोड़ की हिफाजत करनी है, तो सबसे पहली तरजीह तो वो थी। उसके बाद जो है वो हमने उम्र के ज़्यादा लोगों से शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे हैं। पहले 80 साल से ऊपर था, फिर 70 साल से ऊपर था, फिर 65 पे आए, 60 पे आ गए हैं। 50 से ज़्यादा की जो उम्र के लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन खोल दी गई थी 30 मार्च को। अब हमने फैसला करना है, अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, उम्मीद थी कि आज तक आ जाएगा लेकिन शायद अगले 1-2 दिन के अंदर हमारे पास एग्जैक्ट तारीख आ जाएगी आगे की सप्लाई की। उसको देख के हम तारीख का ऐलान कर देंगे। उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा वो अब इंतज़ार नहीं होगा 50 से ज़्यादा उम्र वालों की। और जैसे मैंने पहले ऐलान किया कि जो हमारी इस वक्त लाइन अप हो रही हैं, जो हमारी उम्मीद है अगर उसी के मुताबिक चलता रहे, मैं अगर इसका लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि फिर वही दोहराऊँगा कि इस वक्त दुनिया में तमाम दुनिया जो है वो सिर्फ 1-2 मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स जो दुनिया के हैं उनकी तरफ देख रहे हैं और वहाँ से वो वैक्सीन हासिल करने की कोशिश करें, तो एक तकरीबन आप समझ लें खींचातानी की सूरत हाल भी है। इसलिए मैं अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो हमारी सूरत हाल लग रही है हमें, जो हमें कमिटमेंट्स दी जा रही हैं उसके मुताबिक अगर वैक्सीन आएगी तो ईद के बाद हम इंशाल्लाह इसको खोल देंगे तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अभी भी हमारी जो दरख्वास्त है वो ये है कि कम से कम आप अपने आप को रजिस्टर ज़रूर करा लें। रजिस्टर कराने का मतलब होगा कि जब ये जैसे जैसे आपकी उम्र की वैक्सीन आती जाएगी तो आपकी पहले बारी आएगी। इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान में जो लोग, ये तो 6,40,000 तो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उसके अलावा जो 50 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग हैं वो 17 लाख से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है हमने। और ये वो आबादी है जिसकी कुल आबादी पाकिस्तान में 2,60,00,000 है। तो ज़ाहिर एक बहुत छोटी तादाद ने अभी तक इसके अंदर से 10% भी नहीं है जिन्होंने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है, तो आपके ज़रिए ये भी उम्मीद होगी। फिर उसके अलावा ये भी असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 13 लाख से ज़्यादा उन्होंने कहा कि अब तक वैक्सीन लग चुकी हैं और मरहला आगे बढ़ रहा है। और हम प्रोग्राम में जिस तरह से जिक्र कर रहे थे रमज़ान के हवाले से, डॉक्टर साहबा अब तैयारी की बात हमने की, स्पिरिचुअली और साइकोलॉजिकली की तैयारी तो की जाती है, फिजिकली भी लोग बड़े तैयार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाने के लिए ना, मेंटली सहरी में भी, इफ्तारी में भी तैयार हो जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, लोगों को एक वही बात है कि एक उनके माइंड में आ जाता है कि हमें भूख लगेगी, हमें प्यास लगेगी। हालांकि ये आपके कॉग्निटिव स्कीमास हैं, आपकी बॉडी ट्रेंड है। लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं और फास्टिंग के इतने बेनिफिट्स होते हैं और उसमें ये जितना ड्यूरेशन होता है उसमें कोई बंदा भूख या प्यास से उसको कुछ नुकसान नहीं हो सकता, बल्कि उसके जो सेल्स होते हैं वो रिजुविनेट होते हैं, उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और विद दिस पैंडेमिक मैं समझती हूँ कि पैंडेमिक में तो लोगों को वैसे ही जो है फास्टिंग कर लेनी चाहिए क्योंकि इम्यूनिटी इतनी बूस्ट होती है और आपको पता है जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो इस वायरस को फाइट भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखें, रिसर्च ये कहती है कि जिन लोगों जो कैंसर का शिकार होते हैं और जो कीमोथेरेपी पे जाते हैं, अगर वो फास्टिंग कर लें 3 दिन उसके बाद, तो उनके वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उनके सेल्स पे वो खत्म हो जाता है। तो आप देखें कि इससे लॉन्ग लिविटी होती है, आपकी उम्र में जो है इजाफा होता है। जो लोग करते हैं, ये तो 1450 साल पहले ही इस्लाम ने हमें सिखा दिया, जो अब मॉडर्न वेज में आप डाइटिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग का आप जिक्र कर रहे हैं तो उस पर आता है। कोई एक मैसेज
जो आप लोगों के लिए देना चाहें एज अ साइकोलॉजिस्ट कि कैसे रमज़ान में बिहेव करना है, कैसे कंट्रोल रखना है अपने आप को ताकि आप उठ सकें? मेरा ख्याल में सेल्फ कंट्रोल तो अल्लाह ताला खुद ही सिखाते हैं कि, और उसमें हम लोगों को अपनी जो है जहनी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो लोगों के साथ भी अच्छे तरीके से पेश आएंगे। बिल्कुल खौफजदा नहीं होना चाहिए, भूख प्यास कुछ नहीं कहती इसके अंदर, आपको सवार नहीं एग्जैक्टली आपके फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं। जो लोग एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार हैं उनके लिए खुशखबरी है, अगर वो रोजा रखेंगे तो वो इससे निजात पाना शुरू हो जाएंगे। और भी बहुत सी नफ्सियाती बीमारियां हैं, आपकी इंसुलिन लेवल बेहतर होना शुरू हो जाता है। डायबिटिक लोगों के लिए वो डरते हैं कि हम रोजा नहीं रखेंगे, रमजान के अलावा जी जी बिल्कुल, और डायबिटिक्स का बहुत उसके लिए हेल्पफुल होगा। जिन लोगों को दिल का अर्जा है, कोई भी इस तरह की बीमारियां हैं दिल से रिलेटेड, उनको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा आपकी स्किन बेहतर हो जाती है, आपका पूरा सिस्टम रीबूट हो जाता है। जैसे आप एक बटन प्रेस करते हैं ना, वो रिफ्रेश हो जाता है। तो आप लोग जो है इसको मेरा ख्याल में बड़ी खुश स्लूबी के साथ एग्जैक्टली ज़कात, इसलिए कि आपको वो इतना रिफ्रेश कर देती है कि आपको मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली, और ये वाली ईद पे आप देखें कि लोगों की एक खुश अखलाकी का जो है वो आपने खुद कंट्रोल करना है, इसको मैनेज करना है। डॉक्टर साहिबा थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। और 24/9 के नाजरीन के लिए हम ये बताते चले कि अगर कल रोजा हुआ तो हमारी और आपकी मुलाकात इस प्लेटफॉर्म से नहीं हो सकेगी, लेकिन रमजान के डिफरेंट ट्रांसमिशंस में आप हमें देखते रहिएगा, ज्वाइन करते रहिएगा। हम एज 24/9 की टीम जो है आपसे मुलाकात करेंगे ईद के बाद। इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज।